Assalamualaikum dear students. This is your instructor Malaika Mehboob. Today we are going to learn about shoulder. Many of you are familiar with shoulder कि shoulder क्या है, उसकी anatomy में उसमें कौन कौन से muscles involve हैं, कौन कौन से ligaments हैं और कौन कौन से मजीद structures involve हैं। तो शोल्डर में हम लोग इसकी एनाटमी को टच करेंगे, उसकी एनाटमी में मजीद फिर उसकी मूवमेंट्स को, उसके लिगामेंट्स को, उसके मसल्स को, उसमें और जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं उसको करेंगे। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी पैथोलॉजीज हैं या इससे रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप लोग, ऑब्वियस बात है कि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चीज़ से फेमिलियर तो हैं। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या शोल्डर एक जॉइंट है, बोन है, मसल है या एक लिगामेंट है? जाहिर बात है आपने सुना तो होगा जिसको हम शोल्डर, जिसको हम उर्दू में कंधा कहते हैं। तो आपने मुझे इसका क्विकली क्विकली आंसर करना है कि शोल्डर क्या है, जॉइंट है, बोन है, मसल है, लिगामेंट है, ये है क्या? चलें तो मैं आपको बताती हूँ। शोल्डर बेसिकली कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जैसे बोन्स हो गई, लिगामेंट्स हो गए, मसल्स हो गई, उन सब से मिलकर बना है। और इसमें सबसे जो मेजर फैक्टर जो है वो बोन्स का है। जारी बात है जहाँ दो बोन्स मीट करती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नेम जो है इसको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। अब इसमें बोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं? इसमें क्लैविकल है, स्कैपुला है, उसके अलावा ह्यूमरस है। इसमें हमारे पास जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व डेल्टॉइड हैं, रोटेटर कफ मसल्स हैं। फिर रोटेटर कफ में मजीद उसकी चार और कैटेगरीज आती हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और हम इन सबको एक एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बाइसेप मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। ओके, सो शोल्डर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो मुख्तलिफ बोन से मिलकर बना होता है, जिसको हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं, इसकी जो आर्टिकुलेशन होती है वो स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान में होती है। ये स्कैपुला, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला का विंग है। और उसके अलावा ह्यूमरस के दरमियान में होती है। ये हमारे पास बेसिकली बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट होता है। अब बॉल एंड सॉकेट किस तरह से होता है, अगर मैं आपको इसकी डेली बेसिस की एग्जांपल दूं तो डेली बेसिस में आपने चार्जर को देखा होगा, प्लग करते हो सॉकेट में तो उस पर फिट हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास ग्लिनॉइड होता है, ग्लिनॉइड की जो ग्लिनॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डीप होता है, तो उसमें जो ह्यूमरस का हेड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें जाकर फिट हो जाता है। ऑलराइट। और ये हमारे पास मोबाइल जॉइंट है। मोबाइल जॉइंट का क्या मतलब है कि ये सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट है। और वो क्यों है? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट्स होती हैं। फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एडक्शन होती है, अबडक्शन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन होती है एंड सर्कमडक्शन होती है। इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट है ह्यूमन बॉडी का। मार्क माई पॉइंट, अगर आपके पास कोई भी एमसीक्यू आ जाता है कि मोस्ट मोबाइल जॉइंट कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, तो वो हमारे पास शोल्डर है। इसकी आर्टिकुलेटिंग जो सर्फेसेस होती हैं, ये आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस क्या, जहाँ पर जो बोन सर्फेस होती है जो जिस पॉइंट पे जाकर मीट करती है वो बेसिकली हाइलीन कार्टिलेज से बनी होती है। और इसका जो कैप्सूल होता है वो फिब्रस शीट से बना हुआ होता है जो कि जॉइंट को इनक्लोज करता है। अब इसमें लिगामेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। और क्या रोल प्ले करते हैं? शोल्डर को स्टेबलाइज करते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, आपको मैं एक दफ़ा इसका एनाटॉमी में पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये हमारे पास कैपुला है, ये हमारे पास क्लैविकल है, दैट इज एक्रोमियन। ये हमारे पास बर्सा, बर्सा को भी हम आगे डिस्कस करेंगे बर्सा क्या है। उसके बाद ये हमारे पास ये रेड कलर का, ये हमारे पास डेल्टॉइड मसल है, ये हमारे पास बाइसेप्स मसल है, हमारे पास ह्यूमरस है, और ये हमारे पास रोटेटर कफ है। यहाँ पर रोटेटर कफ मसल्स मौजूद होते हैं। और ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जॉइंट बना रहा है। सी, स्कैपुला और ह्यूमरस यहाँ पर जॉइंट बना रही है। हमारे पास ह्यूमरस है ना, और ये हमारे पास स्कैपुला है, और यहाँ पर ये जाके जॉइंट बना रहा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि
इसको शैलो किस तरह से ये फिट इसमें जाकर होता है, ह्यूमरस ग्लिनाइड फोसा में जाकर किस तरह से फिट होता है, तो वो बेसिकली हमारे पास लेब्रम की वजह से वहां पर जाकर फिट होता है। लेब्रम ग्लिनाइड फोसा को थोड़ा डीप एंड शैलो कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमरस का हेड उसमें जाकर फिट हो जाता है, कुछ मूवमेंट को अलाउ करता है। अब हमारे पास है बरसा। बरसा हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये क्या फंक्शन करता है कि ये फ्रिक्शन को टेंडन्स, बोन और स्किन की जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है, ताकि मूवमेंट हो। अगर फ्रिक्शन होगी तो डेफिनेटली कि फ्रिक्शन में तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्रिपाइटिंग या फिर क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, जो कि अल्टीमेटली लीड करेगी किसी भी पैथोलॉजी की तरफ। तो उस चीज को डिक्रीज करता है बरसा। अब हमारे पास दो तरह के बरसा होते हैं, एक हमारे पास सब एक्रोमियल बरसा होता है, एक हमारे पास सब स्कैपुलर बरसा होता है। जो हमारे पास सब एक्रोमियल बरसा होता है, ये हमारे पास जो डेल्टाइड होता है उसके बीनीथ होता है। डेल्टाइड और एक्रोमियन में होता है, डेल्टाइड में थोड़ा सा उसके नीचे हो जाता है। और ये क्या करता है कि रोटेटर कफ जो टेंडन होते हैं, रोटेटर कफ टेंडन की मूवमेंट को ये अलाउ करता है या उसको प्रोमोट करता है, उसकी मूवमेंट को ये उसको फ्रीली मूव कराता है। और सब स्कैपुलर बर्सा क्या करता है कि ये हमारे पास सब स्कैपुलरिस टेंडन और सब स्कैपुलरिस टेंडन और उसके अलावा स्कैपुला के दरमियान में होता है, और ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और मूवमेंट को ये अलाउ करता है। यहाँ तक आप सब कुछ समझ आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट की। मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल जॉइंट है, एक्सट्रीमली मोबाइल जॉइंट है, और इसकी वजह से ही हमारे पास इसकी डिफरेंट पैथोलॉजीज होती हैं। तो हमारे पास क्या होती है कि इसमें वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, जिसमें एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है, एडक्शन है, एबडक्शन है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन है। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कितनी प्लेन्स में जाकर, आपने एनाटॉमी तो पढ़ी, आपको पता होगा बेसिकली कि एनाटॉमी में हमारे पास डिफरेंट तरह के प्लेन्स होते हैं, उन प्लेन्स में हमारी ये मूवमेंट होती है। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन बेसिकली हमारे पास सजाइटल प्लेन में होती है, जिसमें अपर लिम्ब जो है वो बैकवर्ड मूव करता है। आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लैक्शन जो है वो भी सजाइटल प्लेन में होती है, लेकिन उसमें अपर लिम्ब फॉरवर्ड मूव करता है फ्लैक्शन में। उसके बाद हमारे पास होती है एबडक्शन। एबडक्शन हमारे पास क्रोनल प्लेन में होती है, एडक्शन भी क्रोनल प्लेन में होती है, लेकिन एबडक्शन जो है उसमें अपर लिम्ब क्या कहते हैं, मिड लाइन से दूर हो जाता है। और एडक्शन में, एडक्शन आपको नेम से भी आइडिया हो रहा है, एडक्शन, एडक्शन मतलब किसी भी चीज को ऐड करना। तो जब एडक्शन होगी तो अपर लिम्ब जो है वो मिड लाइन की तरफ आएगा। उसके बाद हमारे पास इंटरनल रोटेशन होती है। इंटरनल रोटेशन में जो रोटेशन होती है या जो मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन होती है। एक्सटर्नल रोटेशन अवे फ्रॉम द मिड लाइन होती है। उसके बाद हमारे पास सर्कमडक्शन है। सर्कमडक्शन जो है उसमें जो अपर लिम्ब है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। शोल्डर जॉइंट जो है उसको एक्सिलरी आर्टरी की दो ब्रांचेस ब्लड सप्लाई करती हैं। वो कौन सी हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज, जो कि एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं, वो इसको ब्लड सप्लाई करती है। उसके अलावा एक और भी है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज सबस्कैपुलर आर्टरी, जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक की अपनी एक ब्रांच है। उसके बाद इसकी जो इनर्वेशन है, सेंसरी इनर्वेशन शोल्डर जॉइंट की, वो एक्सिलरी और सबस्कैपुलर नर्व से होती है। बिफोर गोइंग फर्दर, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि इनर्वेशन और ब्लड सप्लाई में क्या फर्क है? जाहिर बात है, अभी हमने आप पढ़ा कि इनर्वेशन एक्सिलरी और सबस्कैपुलर नर्व करती है, और ब्लड सप्लाई की भी हमने बात की कि वो भी एक्सिलरी करती है और सबस्कैपुलर आर्टरी करती है। एक्सिलरी आर्टरी और सबस्कैपुलर आर्टरी करती है, और यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं कि एक्सिलरी नर्व करती है और सबस्कैपुलर करती है। तो इनर्वेशन और ब्लड सप्लाई में फर्क क्या है? आप में से किसी को कोई आइडिया है तो प्लीज मुझे भी बताएं। चलिए मैं बताती हूँ। इन दोनों में ये फर्क है कि इनर्वेशन
बेसिकली क्या करता है, हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, और जो ब्लड सप्लाई होता है वो हमारी न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और वेस्ट को रिमूव करता है। गॉट इट? कि इनर्वेशन क्या करता है, ये हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है या उसको ट्रांसमिट करता है। और ब्लड सप्लाई क्या करता है, क्योंकि हमें पता है ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में तमाम स्ट्रक्चर्स को, चाहे ये बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, इन सबको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, उनको रिक्वायर्ड है। तो ब्लड क्या करता है, ये नर्व्स या आर्टरीज क्या करती हैं कि ये ब्लड सप्लाई करती हैं। नर्व्स वहाँ यहाँ जो आर्टरीज हैं ये उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। और जो वेस्ट है, जाहिर बात है एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का है, तो वहां से वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती है या वेस्ट को रिमूव करती है। अब हम बात करते हैं मसल्स की। मैंने आपको स्टार्ट में एक स्ट्रक्चर दिखाया था शोल्डर का, उसमें हमारे पास रोटेटर कफ भी मेंशन होता, डेल्टॉइड भी थे और रोटेटर कफ भी थे और बाइसेप्स भी थे। तो अब हम बात करते हैं रोटेटर कफ की। रोटेटर कफ हमारे पास चार मसल्स का एक ग्रुप है, जिसमें सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरिस है, जो कि ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट को, विच इज अ शोल्डर जॉइंट, उसको इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है इन मसल्स का कि जब ये मसल्स एक साथ होते हैं या ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे आपने किसी चीज को कफ किया हुआ हो, सराउंड किया हुआ हो। अब इसको हम किस तरह से इजीली याद कर सकते हैं, इसको इजीली इस तरह से याद कर सकते हैं सिट्स के निमोनिक से। S stands for supraspinatus, I stands for infraspinatus, T stands for teres minor and S stands for subscapularis। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो टेरिस माइनर है, ये टेरिस माइनर इसमें इन्वॉल्व है मसल्स में, टेरिस मेजर नहीं। यहाँ पर टेरिस मेजर भी इन्वॉल्व है। टेरिस मेजर इन्वॉल्व होता है आपकी मूवमेंट में, जब आप एबडक्शन एडक्शन करते हैं तो उसकी मूवमेंट में हमारे पास टेरिस मेजर इन्वॉल्व होता है। टेरिस माइनर उसकी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को बनाने में, उसको फॉर्म करने में या उसके अराउंड जो कफ है उसमें ये हेल्प आउट करता है। अब हम इसकी कॉमन इंजरीज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसकी चार तरह की इंजरीज हैं। शोल्डर की डिसलोकेशन है, रोटेटर कफ टेंडोनाइटिस है। अच्छा, बेसिकली हम इनको डिस्कस तो कल के लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू यहाँ भी दे देती हूँ। शोल्डर डिसलोकेशन का आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि जब दो बोन्स आपस में अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, तो हमारे पास डिसलोकेशन है। इस डिसलोकेशन में हमारे पास क्या होगा, स्कैपुला एंड ह्यूमरस जो है, ये ग्लिनाइड फोसा में से जो ह्यूमरस है वो हट जाएगा, वहां से निकल जाएगा, ड्यू टू एनी इंजरी, ड्यू टू एनी ट्रॉमा, वो वहां से निकल जाएगा। अब रोटेटर कफ टेंडोनाइटिस है, जिसको हम शोल्डर इम्पिंजमेंट भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इन्फ्लामेशन होता है। जहां भी ITIS आ जाए, इट मीन्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन। उसके बाद हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस टेंडन रप्चर आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास फ्रोजन शोल्डर आ जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। सी कैप्सुलाइटिस, यहाँ भी ITIS है, इट मीन्स दैट यहाँ भी कोई ना कोई इन्फ्लामेशन होगी। अब इन कॉमन इंजरीज में हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके अलावा हम इनकी कॉजेज को देखेंगे, इनके सिम्टम्स को देखेंगे, इनकी डायग्नोसिस को देखेंगे, एंड देन हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अब तक आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।